एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एस के जी जूसरी। आज के इस वीडियो के अंतर्गत क्लास 10th का जो चैप्टर एग्रीकल्चर वाला था, आगे के कुछ टॉपिक है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमने सबसे पहले इसके बारे में आपको पढ़ाया, साहब मोटे अनाज पढ़ाया था मैंने। तो मोटे अनाज पढ़ाने के बाद में अब आया तो मक्का की बात करेंगे। तो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ वो नोट्स लिख लेने आपको, और मैं समझाता चला जाऊँगा आपको साथ साथ में। तो सबसे पहले आपको लिखना है मक्का के बारे में। देखो, मक्का खाद्यान्न व एक चारा दोनों के रूप में प्रयोग की जाती है। ध्यान, मक्का एक ऐसी फसल है, ध्यान रखना, जो खाद्यान्न व चारा का दोनों के रूप में प्रयोग होती है। नेक्स्ट बात याद रखना, ये किसकी फसल है? खरीफ की फसल है, ये भी ध्यान रखना आपको। आगे बात करते हैं। फिर इसमें आपको लिखना क्या है? सबसे पहले देखो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले कौन सी लिखनी है कि किस रूप में काम में आती है? खाद्यान्न के रूप में भी काम में आती है और चारा फसल के रूप में आती है। दूसरी बात, ये किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। फिर उसके बाद इसका तापमान लिखना 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस इसके तापमान की आवश्यकता होती है। यही ताप आपको गन्ना में आवश्यकता पड़ेगी, यही आपको गेहूँ में भी आवश्यकता पड़ेगी। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी अगर मृदा की बात करें, मृदा ऐसे लिख के सामने मैं आपको बता चुका हूँ कैसे नोट्स लिखने हैं। मृदा लिख के सामने लिख लेना पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पर आगे लिख लेना पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अब देखो, नोट लगाकर एक लाइन लिखनी है यहाँ पर। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। कौन सा राज्य है? बिहार। बिहार में मक्का की रबी की फसल मुख्य रूप से ध्यान रखना है खरीफ की फसल है, लेकिन बिहार जैसे राज्यों में किसके रूप में? रबी की फसल के रूप में भी इसको उगाया जाता है। अगली बात करें, इसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी तकनीकी निवेश जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीज, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। लिखने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है कर्नाटक मध्य प्रदेश प्रमुख उत्पादक। सबसे पहले लिखना है प्रमुख उत्पादक राज्य। प्रमुख उत्पादक राज्य लिख के उसके आगे लिखना है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यहाँ पर मक्का प्रमुख रूप से होता है, मुख्य रूप से, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम दालें। देखो, दालों की बात करें हम, दालें, तो आपको सबसे पहले पॉइंट क्या लिखना है? नोट लगा के लिखना है भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। इसका मतलब क्या है कि भारत उत्पादन भी अधिक करता है, इसके अलावा इस उत्पादन करने वाली चीज़ का उपभोग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अंतिम रूप से उपयोग करना। तो उपभोग करता है, यानी भारत में उपभोक्ता बहुत ज़्यादा है, यानी दालों का सेवन करने वाले भारत में बहुत अधिक लोग हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना, क्या लिखना है? शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती है, आवश्यकता नहीं है। भारत में प्रमुख दालें कौन कौन सी है? तो प्रमुख दालें लिख के आगे लिखना है तूर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना भारत की प्रमुख दलहन फसलें हैं। दलहन फसलें नाम लिख के क्या लिखना आगे? अरहर लिखना है, उड़द लिखना है, मूंग, मसूर, मटर, चना, ये प्रमुख है, ध्यान रखना। अब आप बता सकते हो कौन सी रबी की है कौन सी खरीफ की। अब रबी की फसल आपको पता है चना हो गए, मटर हो गए, ये प्रमुख, मूंग, उड़द, ये हो गई किसकी? खरीफ की फसल हो गई है, तो आप आसानी से बता सकते हो। आगे नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, याद रखना है, पहला, भारत में विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। इसके अलावा प्रमुख दालें कौन कौन सी है उनके बारे में लिखना आप, उसके बारे में कौन कौन सी दालें हैं। आगे ध्यान रखना, ये लाइन लिख लेना आप, फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरकता को बनाए रखते हैं। आगे प्रमुख उत्पादक राज्य लिखना है, यानी इसमें 4 लाइनें लिखनी है आपको। पहली लाइन लिखना है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है किनका? दालों का। पर फिर प्रमुख दलहन फसलें लिखनी है, अरहर, तूर, इसके अलावा मूंग, उड़द, चना, मटर, ये प्रमुख फसलें। इसके बाद लिखना है फलीदार फसल होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरकता को बनाए रखते हैं। उसके बाद में प्रमुख उत्पादक राज्य लिखने हैं आपको कौन कौन से, याद रखना, मध्य प्रदेश, राजस्थान में सबसे ज़्यादा चना होता है, ध्यान रखना। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में प्रमुख राज्य हैं। अगली बात करें हम खाद्यान्न फसलों की। गन्ना में आपको सबसे पहले लिखना है भौगोलिक विशेषताएं। भौगोलिक विशेषता लिखनी है गन्ना में। तो गन्ना में आपको सबसे पहले लिखना है भौगोलिक विशेषता, हेडिंग लगा के लिखना है सबसे पहले जलवायु। जलवायु में लिखना गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। उष्ण उपोष्ण क्या होता है? 0 डिग्री
23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। अरे ये बीच वाला क्षेत्र तो उष्ण कटिबंधीय है, इससे थोड़ा सा ऊपर वाला क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो पहला लिखना जलवायु में ये एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। उसके आगे फिर इसमें लिखना तापमान। तापमान लिखना 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस लिखना। भौगोलिक विशेषताओं में सबसे पहले आपको लिखना है जलवायु उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय, फिर तापमान लिखना 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद आपको तापमान लिखने के बाद में लिखना है वर्षा। देखो मैं फिर से बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको लिखना है तापमान। तापमान कितना लिख रहे हैं, सबसे पहले 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। उससे पहले आपको जलवायु लिखनी है, जलवायु उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। उसके बाद में आपको वर्षा लिखनी है। वर्षा में क्या लिखना है, वर्षा क्या लिखना, 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, है ना। और साथ में लिखना उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। जहाँ वर्षा नहीं होती है वहाँ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किसकी आवश्यकता पड़ती है, सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। सिंचाई में आप ध्यान रखना है थोड़ा सा। ये प्रमुख लिखने के बाद में आपको क्या लिखना है कि एक ये कि ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नोट लगाकर ये लाइन लिखनी है, ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और इससे किस काम में आता है, गन्ना एक औद्योगिक फसल है, ध्यान रखना। गन्ना उद्योग में काम में आने वाली प्रमुख फसल है। तो देख लिख लेना आप, गन्ना से जुड़े हुए प्रमुख उद्योग। तो आप देखना चीनी, गुड़, खांड सारी और शीरा। शीरा जैसे शराब बनाई जाती है। जितनी भी गन्ना या चीनी उद्योग लगाए गए हैं वहाँ पर शराब की, उसमें शराब भी बनाई जाती है, ध्यान रखना। फिर ये लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, क्या लिखना है, पहले ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है देश है, ध्यान रखना। उसके बाद में किस काम में आता है गन्ना, चीनी, गुड़, खांड सारी और शीरा बनाने में। फिर इसके लिखने मुख्य उत्पादक राज्य। मुख्य उत्पादक राज्य में यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। प्रमुख उत्पादक राज्य लिखना यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा में। तो एक बात याद रखना, यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन कौन करता है, उत्तर प्रदेश करता है। सबसे मीठा गन्ना कहाँ का होता है, महाराष्ट्र का होता है, काली मिट्टी में उत्पादित होती है, ध्यान रखना। और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादक राज्य है, ध्यान रखना। अगली नेक्स्ट बात करें तिलहन फसलें। देखो तिलहन फसलें में मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बातें लिखनी है, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है तिलहन फसलों में। तो देखो मैं बता रहा हूँ तिलहन, पहली लाइन तो ये लिखना 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ज़्यादातर फसलों में भारत दूसरे स्थान पर ही आएगा, पहले स्थान पर कौन आएगा, चीन। यार बताओ आप, चीन की जनसंख्या सबसे अधिक है तो खाने की चीज़ें भी आवश्यकता सबसे अधिक उसी पड़ेगी। दूसरे नंबर पर भारत, तो ज़्यादातर भारत का नाम दूसरे स्थान पर ही आएगा। विशेष तौर पर कह रहा हूँ, सारे नहीं आएंगे। देखो बात क्या लिखनी है आपको, यहाँ मैं बताता हूँ आपको। देखो रखना तिलहन उत्पादक में कौन से स्थान पर भारत चीन के बाद में दूसरे स्थान पर देश, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं, अगली लाइन याद रखना आप, तोरियों के उत्पादन भारत विश्व में कनाडा व चीन के बाद तीसरे स्थान पर है, ये भी नोट। पहली लाइन क्या लिखना, भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है तिलहन के अंतर्गत। दूसरी लाइन लिखना है आपको, भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद में तोरी उत्पादन में तीसरा स्थान है, ध्यान रखना। अब अगली नोट लगा कर एक लाइन लिखना, देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर तिलहन की फसलें उगाई जाती है। कितने प्रतिशत भाग पर, 12%, यानी 100% बोया गया क्षेत्र है उसमें से 12% भाग पर तिलहन फसलें उगाई जाती है। प्रमुख तिलहन फसलें कौन कौन सी है, तो सबसे पहले लिखना मुख्य तिलहन फसलें, हेडिंग लगाना, प्रमुख तिलहन फसलें कौन कौन सी है। तो देखना सबसे पहले मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी, सूरजमुखी, ये प्रमुख तिलहन फसलें हैं, ध्यान रखना, यानी इनसे तेल निकलने वाली फसलें हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं, अब देखो इसके अलावा इनका उपयोग याद रख लेना कि किस ये तेल, इनमें से बहुत सारे तेल खाने के लिए काम में आते हैं, तो बहुत सारे तेल किसी औद्योगिक क्षेत्र में काम में आते हैं या किसी उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में काम में आते हैं। तो देखो यहाँ से कुछ खाद्य हैं, कुछ खाना बनाने में काम में आती है और कुछ अलग। तो देखो इनका उपयोग है इनके बीजों को साबुन, प्रसाधन यानी इसके अलावा यानी सौंदर्य सामग्री के लिए, इसके अलावा उपटन उद्योग के अंतर्गत बहुत सारी सामग्री आती है, जैसे साबुन आ गए, इससे संबंधित कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं आदि में उपयोग किया जाता है। अब हमें इसमें से तिलहन में कौन कौन सी फसलें पढ़नी है, एक दो के बारे में पढ़ने हैं। सबसे पहले हम मूंगफली की बात करें तो हेडिंग लगाना आपको सबसे पहले मूंगफली, अलग से मूंगफली हेडिंग लगाने की, तिलहन फसलों में लगाना मूंगफली। तो सबसे पहली लाइन लिखना, मूंगफली एक खरीफ की फसल है, ध्यान रखना। जितनी भी
भारत में तिलहन फसलों का उत्पादन होता है, उसमें से कुल उत्पादन का आधा भाग यानी 50% भाग पर तिलहन फसलों में से किसका उत्पादन होता है? मूंगफली का होता है। इस फसल से देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। में लिखना आपको तिलहन फसलों में हेडिंग लगाना मूंगफली, और सबसे पहली लाइन लिखना मूंगफली एक खरीफ की फसल है और भारत के कुल तिलहन उत्पादन में 50% मूंग जो तेल है या तिल है वो मूंगफली से ही प्राप्त किया जाता है, यानी 50%। ध्यान रखना। अब प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात, ध्यान रखना गुजरात 1 नंबर पर है मूंगफली उत्पादन में। इसका एक प्रसिद्ध जिला है गुजरात का जिसका नाम है राजकोट। भारत में सबसे ज़्यादा राजकोट में मूंगफली का उत्पादन होता है। गुजरात पर मुख्य उत्पादक राज्यों में गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र है, मूंगफली का मुख्य उत्पादक राज्य हैं। और उसके अलावा अलसी और सरसों भी रबी की फसलें हैं। तिलहन उत्तरी भारत में खरीफ की फसल और दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। नोट लगाकर ना लिखना ये कि तिल उत्तरी भारत में एक खरीफ की फसल है जबकि दक्षिणी भारत में एक रबी की फसल है। अरंडी खरीफ और रबी दोनों फसल अरंडी को खरीफ और रबी दोनों फसल ऋतुओं में बोया जाता है, ये भी लिख लेना आप साथ में। अब हम बात करते हैं चाय की। देखो अब बात करते हैं चाय की। तो चाय में सबसे पहले हम बात करते हैं कि चाय कैसी फसल है। तो चाय एक रोपण कृषि है। मैं आपको रोपण कृषि पढ़ाया था, उस समय बताया था आपको रोपण कृषि के बारे में, इसकी विशेषता बताई थी। रोपण कृषि एक फसलीय कृषि होती है जिसमें बागान होते हैं, चाय के बागान होते हैं। इसके अलावा इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, खेतों का आकार बहुत अधिक विस्तृत होता है और ये कृषि मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में की जाती है। तो पहली लाइन आपको क्या लिखनी है कि चाय एक रोपण कृषि है। ध्यान रखना रोपण कृषि है का उदाहरण है। इसके अलावा ध्यान रखना इसकी शुरुआत अंग्रेजों द्वारा, इसकी शुरुआत किसकी थी? अंग्रेजों द्वारा इसे भारत में लेकर आए थे। पहली लाइन क्या लिखना आपको? चाय एक रोपण कृषि का उदाहरण है। दूसरी, इसे भारत में अंग्रेज लेकर आए थे। अधिकतर चाय के मालिक, ध्यान रखना आज अधिकतर चाय के बागानों के मालिक कौन है? भारतीय हैं। फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ध्यान रखना किसमें? उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्र में उगाया जाता है। इसके लिए ध्यान रखना, फिर याद रखना आगे लिखना मृदा। सबसे पहले जलवायु हो गई, जलवायु के बारे में लिखना कि चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। फिर लिखना मृदा, मृदा में इसमें ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। क्या लिखना है इसके अंतर्गत? मृदा के बारे में लिखना आपको ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। फिर आगे इसमें लिखना खेत या क्षेत्र। खेत में लिखना आपको इसके अंतर्गत लिखना है कि सुगम जल निकास वाले ढलवां क्षेत्र कैसे होना चाहिए? ढलवां होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ से खेत होने चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए खेत? खेत इसलिए इस प्रकार से होना चाहिए, होने की सबसे बड़ी विशेषता बताता हूँ मैं। जब बारिश होती है तो बारिश का पानी इस जो ये पौधा होता है किसका? चाय का, उसमें पानी रुके ना। जब पानी वहाँ पर रुक जाता है तो रुकने से जो ये पेड़ों की जड़ें होती है ना वो गल जाती है, जिससे पौधा क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इसीलिए इसके लिए कौन सी? ढलवां खेत कैसा होना चाहिए? समतल नहीं होना चाहिए, ढलवां होना चाहिए। यह आपको बात याद रखनी है, ध्यान रखना। अगला नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है देखना, ये लिखने के बाद लिखना चाय की झाड़ियाँ, फिर लिखना वर्षा। उसकी मिट्टी हो गई, मिट्टी के बाद में मैंने आपको बता दिया था खेत का आकार कैसा होना चाहिए, क्षेत्र कैसा होना चाहिए, वो उसकी ढाल कैसी? ढलवा होना चाहिए। इसके अलावा उसके बाद आपको लिखना है वर्षा। वर्षा के बारे में लिखना है तो वर्षा होनी चाहिए वर्ष भर, ध्यान रखना वर्षा होनी चाहिए वर्ष भर, हल्की बौछारें वाली वर्षा होनी चाहिए जो उसकी चाय की कोमल पत्तियों के लिए आवश्यक होती है। आगे देखना चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण उष्ण नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। ये लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी चल जाएगा क्योंकि इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आगे देखना नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के लिए विकास में सहायक होती है, याद रखना। अब चाय क्योंकि चाय की पत्तियों को तोड़ने के लिए तो इसके लिए सस्ता महिला श्रमिक की आवश्यकता होती है, ये बात आप लिख सकते हो इसके अंतर्गत। आगे देखो, आगे आपको लिखना है यहाँ से इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र लिखने हैं चाय के, और बाकी लिखने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य उत्पादक क्षेत्र में आपको पहले लिखना चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र, उसमें असम,
पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल। 4 राज्य याद रखना, असम याद रखना, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु। अब इसके अलावा गौण राज्य कौन कौन से, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा में भी चाय का उत्पादन किया जाता है। फिर नोट लगाकर एक लाइन लिखना, भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये बात आपको मैंने पहले ही बता दी किस प्रकार से आपको ये पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉफ़ी की। देखो, कॉफ़ी की बात करें, भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, याद रखना। लिखना, नोट लगा के लिखना, भारत में लिखना ऐसे कि भारत में, यहाँ लिखना भारत में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है, जो कहाँ से लेके आए थे, जो यमन से लेकर आए थे। इस किस्म की कॉफ़ी को विश्व भर में अधिक मांग है, आवश्यकता नहीं लिखने की। नोट लगाकर एक लाइन लिखना है आपको, यहाँ पर क्या लिखना है कि इसकी कृषि की शुरुआत या कॉफ़ी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुई थी। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक में है, ध्यान रखना, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक में है, और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ी के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में की जाती है। तो मुख्य उत्पादक राज्य कौन कौन से, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु है। कैसे, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इस प्रकार से हैं अपना। आप दक्षिणी भारत देखा होगा आपने, इस प्रकार से दक्षिणी भारत का मैप है। यहाँ पर नदन, यहाँ पर बात करें तो वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर ईस्टर्न घाट है। ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पर मिलते हैं ना, उसको नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैली हुई है, और कॉफ़ी की जाती है। अगली बात करते हैं बागवानी फसलें। देखो, बागवानी फसलें के बारे में आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ देख लेने हैं कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से फल होते हैं। अब वही बात है, मैंने आपको पहले कहा था, फलों और सब्जियों में भारत चीन के बाद में दुनिया का दूसरा स्थान पर है, ध्यान रखना। भारत विश्व में कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर, चीन के बाद में। अब देखो, भारत में उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार के फलों का उत्पादन किया, नहीं लिखना आपको, पहली लाइन लिखनी है वो जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब फलें बहुत प्रकार के फल होते हैं, तो उसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं, लिख लेना एक साइड में, सबसे एक नंबर पर लिखना आम। आम कौन कौन से राज्य में होते हैं, तो आम महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल होते हैं। उसके बाद में आपको लिखना है संतरा या संतरे। संतरे दो ही जगह लिखना है, एक तो नागपुर के संतरे बहुत फेमस है, एक चेरापूंजी मेघालय में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वहाँ पर। फिर अगली बात करें, 3 नंबर पर लिखना केले। 3 नंबर पर लिखना केले। केले लिखने के बाद में लिखना केले कहाँ कहाँ पर होते हैं, केरल, तमिलनाडु, इसके अलावा मिजोरम और महाराष्ट्र, 4 राज्यों में केले सबसे ज़्यादा होते हैं, ध्यान रखना कौन कौन से, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। उसके बाद में आपको लीची लिखना। लीची दो ही जगह की फेमस है, एक तो यूपी की फेमस है और एक बिहार की फेमस है। रेड कलर की होती है लीची, ध्यान रखना, यूपी और ध्यान रखना, और कहाँ की, बिहार की होती है, फेमस है, ध्यान रखना। उसके बाद लिखना है आपको अंगूर। अंगूर के बारे में लिखना है कि अंगूर कहाँ का फेमस करें, तो अंगूर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और महाराष्ट्र में है। अंगूर कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में। मेघालय में अनानास है, ध्यान रखना। और हम बात करें जो ड्राई फ्रूट की, उनकी बात करें तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब बहुत फेमस है, आपको पता है। नाशपाती और खुबानी और अखरोट की विश्व भर में मांग है, ये ध्यान रखना। हिमाचल और जम्मू कश्मीर के हिमालय वाले क्षेत्र में सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट सबसे ज़्यादा होती है, ध्यान रखना। अब देखो, भारत में ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है कि मटर, फूल, बंद गोभी। अगली बात करते हैं हम रबड़ की। देखो, रबड़ के बारे में सबसे पहले आपको जलवायु लिखनी है। अगली बात करते हैं हम किसके बारे में, रबड़ के बारे में। तो रबड़ के बारे में आपको सबसे पहले जलवायु लिखनी है। तो जलवायु लिखना, तो इसके अंतर्गत लिखना, जलवायु के अंतर्गत कि ये नम और आर्द्र जलवायु, इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। फिर उसकी दूसरी बात क्या लिखनी है आपको, इसमें लिखना है कि ये, इसी के अंतर्गत लिखना, ये विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। देखो, अगली बात करते हैं हम रबड़ के बारे में। देखो, रबड़ के बारे में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। भूमध्य रेखीय मतलब भूमध्य रेखीय क्षेत्र की या भूमध्य सागरीय
क्षेत्र, दोनों में अंतर ध्यान रखना। भूमध्य रेखा के आसपास की बात कर रहे हैं यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं वहाँ पर। इसके लिए वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। मुख्य उत्पादक केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार और मेघालय की गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। मेघालय में गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी हैं, तो गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है क्या? रबड़। ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कुछ रेशेदार फसलें। तो सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी है रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें हेडिंग लगाकर इस प्रकार से क्रम से लिखना। 1 नंबर पर लिखना कपास, 2 नंबर पर जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। देखो, कपास है, जूट है, सन है और प्राकृतिक रेशम है। ध्यान रखना, उगाई जाने वाली प्रमुख रेशेदार फसलें। इनमें से पहली 3 फसलें मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है और चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होती है, जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। रेशम उत्पादन की आपको यही बात याद रखनी है। इसमें रेशम उत्पादन में एक ही बात याद रखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट है। पहली इसमें 2 चीज़ें लिखनी है आपको। आपको रेशेदार में सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है। आपको क्या याद रखनी है? तो सबसे पहले आपको याद रखनी है कपास, प्रमुख रेशेदार फसलें कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम। ध्यान रखना। तो इनके आगे, तीनों के आगे ऐसे इस प्रकार से लिखकर लिखना, तीनों तो ये मिट्टी में उगाई जाने वाली है। इसके अलावा नोट लगाकर एक लाइन लिखना है कि रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। आपको कोई नहीं पूछेगा रेशम उत्पादन क्या कहलाता है। रेशम उत्पादन की जगह आपको नाम दिया जाएगा सेरीकल्चर किसे कहते हैं। ध्यान रखना, नाम क्या दिया जाएगा आपको? सेरीकल्चर किसे कहा जाता है, ये नाम दिया जाएगा। तो आपको सेरीकल्चर ही नाम याद रखना है, सेरीकल्चर, ये ध्यान रखना। अगली हम बात करें कपास। सबसे इम्पोर्टेंट है कपास। देखो, यहाँ से कुछ बातें करते हैं। कपास की बात करें, कपास भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है, यानी जहाँ से कपास की शुरुआत होती है उसकी बात कर रहे हैं। कपास कच्चा माल है। आपको पूछे कपास किसके लिए कच्चा माल है मुख्य, तो कौन से उद्योग के लिए कपास? आगे लिखना आप, सूती वस्त्र उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। कपास नोट लगाकर लिखना, कपास उत्पादन भारत विश्व में तृतीय स्थान पर है। भारत विश्व में तृतीय स्थान पर है। दक्कन पठार के शुष्क भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। आपको मैंने पहले भी कहा था कि कपास का उत्पादन काली मिट्टी में होता है, इसीलिए काली मिट्टी को कपासीय मृदा कहा जाता है। आगे देखो, इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा और सिंचाई, इसके अलावा 210 दिन तक पाला रहित दिन होने चाहिए और खुली धूप की क्या होती है? आवश्यकता। ये एक खरीफ की फसल है और इसे ध्यान रखना, पककर तैयार होने में लगभग से 6 से 8 महीने लगते हैं। फिर प्रमुख उत्पादक राज्य लिख लेना आपको, कौन कौन से राज्य हैं। तो आपको याद रखना, महाराष्ट्र में और गुजरात में सबसे अधिक होती है भारत में। यहाँ पर काली मिट्टी अधिक है। मध्य रहता है, सुनहरा रेशा कहा जाता है, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ध्यान रखना। अब देखो, फिर आपको याद रखना है आगे क्या, जूट के मुख्य उत्पादक राज्य याद रखने हैं। जूट के मुख्य उत्पादक राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय। आपको मुख्य उत्पादक राज्यों की पूछे तो सारे ही हैं वैसे, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के अंतर्गत होता है और इसके अलावा होता है असम के अंतर्गत। 2 राज्य प्रमुख रूप से आपको याद रखने हैं। अगर हम बात करें इसका उपयोग, फिर आपको लिखना है उपयोग की जो करें तो बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु, धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तु बनाने में किया जाता है। ये ध्यान रखना। अगर आपको पूछे कि इसकी मांग कम होने की मुख्य वजह क्या है, तो ध्यान रखना कुछ आर्टिफिशियल आ जाते हैं चीज़ें, तो उसकी वजह से होते हैं। देखो, कारण क्या है? इसकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री, विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। आगे का एक वीडियो के अंतर्गत और इसे हम पढ़ लेंगे। जय हिंद।